नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं एमपी राउंडअप। एमपी राउंडअप पे आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश सिविल जज परीक्षा 2022 के रिजल्ट को लेकर के। इस परीक्षा के रिजल्ट को लेकर के विवाद शुरू हो गया है। विवाद शुरू होने की वजह है आदिवासी कैंडिडेट का सिलेक्शन ना होना, और इस मामले को लेकर के कांग्रेस हमलावर है। सिविल जज के कुल 191 पदों में से 121 पद आदिवासी समाज के लिए आरक्षित था, यानी एसटी के लिए आरक्षित था। लेकिन इन 121 पदों में से एक पर भी आदिवासी कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं हुआ। कांग्रेस के साथ ही तमाम आदिवासी संगठन इस पर सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस इस भर्ती परीक्षा को आरक्षित वर्ग के लिए दोबारा कराकर आदिवासी उम्मीदवारों को शामिल करने की मांग कर रही है। दरअसल सिविल जज के लिए जो विज्ञापन निकला था वो शुरू में 199 पद के लिए था, बाद में यह 195 पद का हुआ और फिर से एक और सुधार हुआ जिसमें यह संख्या 191 हो गई। इन 191 पदों में 43 पद अनारक्षित थे, 9 पद ओबीसी के लिए थे, 18 पद एससी के लिए थे, जबकि 121 पद एसटी के लिए थे। लेकिन इन 121 पदों में से एक पर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। आज एमपी राउंडअप में इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं एमपी बेरोजगार सेना के अध्यक्ष दिनेश चौहान जी। दिनेश चौहान मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के वकील भी हैं। तो क्या है ये पूरा मामला? आप न्यायिक कार्यों से जुड़े हुए हैं, आपकी बेहतर समझ होगी, तो आखिर ये मामला क्या है, ज़रा हमारे दर्शकों को विस्तार से बताएंगे। ऐसा है, अभी लगातार बहुत सारे पार्टी तो ठीक है, ये बहुत चिंता का विषय भी है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के रिक्रूटमेंट प्रोसेस को लेकर के भी। मध्य प्रदेश सिविल जज एग्जामिनेशन जो कि 2022 जब निकाला गया तब से लेके विवादों में है, चाहे वो परसेंटेज को लेकर के हो, चाहे वो विभिन्न तमाम बहुत सारी चीजें थी उसमें। लेकिन अभी जो इस समय जो मुद्दा है वो इस बात को लेकर के है कि जो एसटी कैटेगरी के जितने भी पद थे 121 पदों में से एक भी, क्योंकि ये 121 पद ऐसे नहीं है कि अभी के हैं, ये बैकलॉग पद भी हैं। तो ये ऐसा समझिए कि जैसे अब 121 अभी नहीं भरे गए तो ये जो है कैरी फॉरवर्ड कैसे होंगे, मतलब अब जब अगली भर्ती आएगी तो जो 2023 में मान लीजिए भर्ती आती है, 2025 में आती है, कभी भी आती है। जैसे अब भर्ती अगर 2022 की संपन्न हुई तो मान के 26 वगैरह के बाद जाएगी, तो उस समय के एसटी के पद और ये वाले पद ही मिला करके लगभग लगभग पदों की संख्या लगभग कितना पहुंच जाएगी, अब मान के चले मान लीजिए 130 पहुंच गई। ठीक है, तो 2022 की जो भर्ती थी उसमें 121 पद किसके थे, वो थे हमारे एसटी कैटेगरी के लिए आरक्षित थे। अभी जो शोर शराबा चल रहा है इस बात को लेकर के चल रहा है कि एक भी एसटी कैटेगरी का कैंडिडेट सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, मतलब सबसे बड़ी बात है एक भी क्यों नहीं हुआ। देखिए इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है। वजह सिर्फ आरक्षण देने से काम नहीं होता है। अगर यही यही पद निकाले गए होते दिल्ली में या कहीं किसी अन्य जगह पर निकाले गए होते जो जो स्टेट साक्षरता में बढ़िया है, साथ ही साथ वहां पर एजुकेशन व्यवस्था जो लीगल यूनिवर्सिटीज अच्छी हैं, तो वहां पर आप देखते तो ये नौबत नहीं आती। क्योंकि मध्य प्रदेश को अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में जो एसटी वर्ग की बात कर रहा हूँ मैं, बाकी की बात नहीं कर रहा। बाकी लोग ये मत सोचेंगे कि मैं ओबीसी की बात कर रहा हूँ, एससी की बात कर रहा हूँ, जनरल की बात कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं। मैं बात कर रहा हूँ पर्टिकुलर एसटी की बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले ये जो एक एसटी जो समुदाय आता है, ये आप समझिए कि बड़े मुश्किल से 8वीं पास कर पाता है। मध्य प्रदेश में बहुत सारी ऐसी रिक्रूटमेंट निकलती हैं जो ग्रुप सी और ग्रुप डी की, जिसमें साफ तौर पे बिना एग्जाम के इनका एडमिशन किया जाता है। जैसे बैगा, भारिया, सहरिया, अगर आपने देखा हो कई बार, तो जब भी कोई रिक्रूटमेंट निकलती है तो इनको उनकी योग्यता के आधार पर ही ले ली जाती है। जैसे किसी ने 8वीं पास की है तो उसको ले लीजिए, उसको एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। उसका सिर्फ एक वजह यह है कि उनके अंदर पहले एग्जाम देने की उतनी कैपेबिलिटी बिल्डअप करने में समय लगेगा। और ये पूरी की पूरी जिम्मेदारी हाई कोर्ट जो अपना रजिस्ट्रार ऑफिस है, जिसे हम कहते हैं जो रिक्रूटमेंट एजेंसी हाई कोर्ट की, इनकी बहुत बड़ी घोर लापरवाही है। इनको पता है अच्छे से कि एसटी कैटेगरी का जो रिजल्ट है अभी से नहीं, बहुत पहले से ही इसी प्रकार से चीजें रहा है। तो मेरा ये नहीं कहना कि भाई एग्जाम मत लीजिए, उनको सीधे अंडर कर लीजिए। आप समझने के प्रयास करिए, 3 चरण में परीक्षा होती है। प्रारंभिक परीक्षा है, मुख्य परीक्षा है, उसके बाद साक्षात्कार। मैं इस पे आऊँगा, क्योंकि आरोप ये भी लग रहे हैं कि जो एग्ज़ाम है, जो परीक्षा है, वो इतनी जटिल कर दी गई जिसकी वजह से इसमें आदिवासी समाज के उम्मीदवारों का चयन नहीं हो पाया। तो इन आरोपों में कितनी सच्चाई है जी?
आशुतोष जी, जटिल होना जरूरी है इसके। हाँ। मैं मतलब ये जो पॉइंट आपने कहा कि लोगों हाँ। ने कहा जटिल कर दी गई, तो अब ऐसा थोड़ा ना कि पूछा जाएगा कि भाई सीधे की मध्य प्रदेश राजधानी क्या है ना। हम्म। जटिल होना जरूरी है क्योंकि आज के समय में एक जुडिशरी के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ इस चीज का भी है कि जब एक अच्छे जजेस नहीं आते हैं तो जो हम्म। न्यायिक कार्यों में जो बाधा आप देख रहे हैं कि पूरे देश में जो 4 करोड़ से ज्यादा केस पेंडिंग पड़े हैं, वो सब ज्यादा लोअर जुडिशरी में ही पेंडिंग पड़े हैं। उसकी हम्म। सिर्फ एक वजह ये भी है, योग्य उम्मीदवारों का चयन अत्यंत आवश्यक है। वरना हम्म। फिर क्या है, आप जुडिशियल में अगर ये कह देंगे कि जी भाई जो है एग्जाम को कम कर दीजिए, एग्जाम के स्टैंडर्ड को गिरा दीजिए, तो हम्म। फिर आप न्याय कैसे दे पाएंगे आप। मैं आपसे ही एक जनरल चीज बता रहा हूँ, चाह रहा हूँ कि जिसको ठीक ठाक सी आईबीएनएस ही नहीं पता, ठीक ठाक से उसको जो है अपने एविडेंस एक्ट नहीं पता, ठीक ठाक उसको कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पता, उसको ये उसके अंदर ये क्षमता नहीं बिल्डअप हो पाई है, इतना आईक्यू नहीं आ पाया कि इसमें डिसीजन लेना कैसे। हम्म। क्योंकि याद रखिए, क्योंकि न्यायपालिका में कई बार ऐसा होता है कि लॉ भी सब सही है, सब कुछ ठीक है, पर फिर भी आपको बियॉन्ड द लॉ जा करके मतलब एक मानवीय आधार भी अपनाना है, तार्किक भी हम्म। अपनाना है कि कैसे चीजें करना है, कैसे चीजें को संभालना है। ये भी तमाम चीजें होती हैं। तो हम्म। मेरा सिर्फ ये है कि हाईकोर्ट जो रिक्रूटमेंट जब निकालता है तो इसकी सबसे बड़ी जो गलती क्या है, ये नोटिफिकेशन दे देते हैं, अब बोल दिए ठीक है आइए और आप आकर के अपने हिसाब से आपको एग्जाम दीजिए, सभी के साथ फाइट करिए, ठीक है। अब ये हम्म। जो क्लास बना देते हैं कि एक हो गया अनरिजर्व कैटेगरी, जिसका एक परसेंटेज मार्क्स बना दिया गया है, कितने क्वालिफाई करके आओगे तभी आपको कंसीडर करेंगे, और एक हो जी। गया रिजर्व कैटेगरी। अब रिजर्व कैटेगरी में आपको पता है ईडब्ल्यू से आ गया। हम्म। ईडब्ल्यू और कुछ नहीं बल्कि यूआर का ही एक पार्ट है, आपको समझ में आ रहा है बात। हम्म। ऐसे ईडब्ल्यूएस हो गया, ओबीसी हो गया, एससी एसटी हो गए, ये सब रिजर्व हम्म। कैटेगरी हो गए। तो जब दो प्रकार की चीजें क्राइटेरिया बना दे गए, एक यूआर का और जो है एक रिजर्व का, भाई इतने कैटेगरी में आपको क्वालिफाई करना है और अच्छी बात है करना चाहिए, पर प्रॉब्लम इस चीज की है कि क्या कभी एसटी समुदाय के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने कभी कोचिंग की व्यवस्था की? हम्म। क्या कभी उसने सोचा? देखिए, अगर आप उनको बढ़ाना चाहते तो ऐसा नहीं कि आप उनको सीधे सीधे दे दो कि आओ जी जी। आपको जज बना दिया जाए। देखिए, फॉरेस्ट गार्ड बना देना, पुलिस कांस्टेबल बनाना डिफरेंट मैटर, हम्म। बट टू बी अपॉइंटेड इन जुडिशियल सिस्टम, राइट? हम्म। सो देयर शुड बी मेरिट। लेकिन मेरिट बढ़ाने के कई सारे तरीके होते हैं। द फर्स्ट इज दैट कि भाई आप उसको कोचिंग उपलब्ध करा सकते हैं, बेहतर ट्रेनिंग दे सकते हैं उसको, और ऐसा नहीं कि जब एग्जाम निकले तभी ट्रेनिंग दे सकते हैं। इतना लाखों करोड़ों रुपए आपको पता है कि ट्राइबल भी डिपार्टमेंट के पास पड़ा होता है, और जब ये मार्च आने वाला होता है तो फिर क्या करते हैं, ये भूसा की तरह पैसा फेंकते हैं। जबकि हम्म। यही विधि विभाग, क्योंकि अंडर विधि विभाग के अंडर में ही पूरा काम होता है रजिस्ट्रार वगैरह का, तो इनका एक ही काम हो सकता है कि ये प्रॉपर एक अलग से इनकी सेटअप करके कोचिंग, स्पेशली सिविल जज के लिए या एडीपीओ के लिए या ऐसी जुडिशरी कुछ चीजों के लिए, ये वहां से शुरुआत कर सकते हैं। और ये कैंडिडेट्स कहाँ से उठा सकते हैं? सीधे अपने कॉलेजों से उठा सकते हैं। और ये बहुत आसान है आशुतोष जी, ये बहुत हम्म। आसान, जो मैं आपको बता रहे प्रैक्टिकल है। ये प्रैक्टिकल इसलिए क्योंकि देखिए, जिस लड़के के पास खाने के लिए नहीं है, रहने के लिए नहीं है, तो भैया फिर लॉ करने के बाद जब बहुत सारे लोग देखेंगे आप कि वो जो कचौड़ी ही बेच रहे हैं या जाके प्राइवेट में जो है सेक्टर में जाके 10,000 में काम कर रहे हैं, लॉ बिल्कुल। कर लेना अलग बात है, और हम्म। लॉ को हम्म। दूसरी हम्म। चीज है। जी। आपने अक्सर देखा होगा, जब कोई लॉ करके आता है, बहुत सारे शायद एडवोकेट जो जूनियर एडवोकेट मेरी वीडियो देखेंगे तो उनको पता है कि 4 से 5 साल तो बेचारे बैग ढोड़ते हैं किसी न किसी ऑफिस में। और एक हम्म। और बात, बड़ा खतरनाक सिस्टम है आजकल, एसटी कैटेगरी के आप देखना कैंडिडेट्स को कितने लोग अपने लॉ ऑफिस में रखते हैं। तो जितने भी ये सीनियर एडवोकेट्स हैं, जितने भी ये बड़े बड़े पैनल लॉयर्स हैं, आप इनके ऑफिस में देखिए जरा, किनको रखते हैं। क्या कभी इन्होंने कोशिश की कि नहीं यार हम 10 लोग अगर रखें अपने जूनियर्स में, एक दो एसटी लोगों को रखें, एक दो जी। के रखें? तो आज तो सर बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जब तक ये सोशल इंक्लूजन नहीं किया जाएगा तब तक ये सिर्फ ये कह देना, अखबार में ये सुर्खियां बटोर लेना, कांग्रेस ने आरोप प्रत्यारोप लगा दिया है, कुछ कर दिया, तो कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने कभी कोचिंग व्यवस्था कर दी? उसकी भी तो सरकार थी। हम्म। मेरा तो बिल्कुल। सवाल दोनों से है ना सर, सवाल दोनों से है कि आपने उनके लिए क्या किया, आपने उनकी बेहतरी के लिए क्या किया। तो हम्म। जब आप किसी भी एक वर्ग को रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हैं तो ये समझना पड़ता है कि वो उस रिप्रेजेंटेशन में जाने के लिए हमें उसको कितना बलिष्ठ बनाना है। अच्छा बताइए, एक अखाड़ा है, अखाड़े में आप सभी पहलवानों को लड़ाना चाहते हैं, जिसने व्यक्ति ने कुछ कभी खाया ही नहीं है, आपको लगता है सोच जी कि वो फाइट करेगा? क्या लड़ेगा, मतलब सही बात। एक सिंपल है। तो हम उसको अभी ऐसा तो नहीं कि जो अच्छा पहलवान उससे सीधे हरा दें,
नहीं, बल्कि जो जिसे हम तैयार कर रहे हैं उसके लिए अच्छा बादाम, काजू, किशमिश, अच्छी एक्सरसाइज, अच्छी चीजें करेंगे, उसी प्रकार से बेहतर किताबें, बेहतर शिक्षक, बेहतर नोट्स, ये क्या कर सकते हैं, अच्छे जजेस ट्रेनिंग भी दे सकते हैं, पढ़ने पार्ट टाइम जब आपको पता है जुडिशरी में सबसे ज्यादा समय मिलता है, हम्म। विंटर वेकेशन हो गया, समर वेकेशन हो गया, कैंप लगा सकते हैं, लोगों को समझा सकते हैं। ये जितने जुडिशियल में जो सिलेक्टेड हो जाते हैं वो लोग भी जाके कर सकते हैं चीजों को, कि भाई आप लोग एक मत करिए आप हर जिला लेवल पर, संभाग पे कर दीजिए। और छोड़िए, हाई कोर्ट में बहुत जगह पड़ी होती है, जबलपुर हाई कोर्ट हो गया हमारा, वहां पर बहुत सारी जगह पड़ी होती है, वहां पर हम्म। तो बैच निकाल सकते हैं एसटी कैटेगरी के। हम्म। तो ये मैं सिर्फ आरोप नहीं लगाता हूं, मेरी हम्म। आदत है उसका समाधान क्या हो सकता है, और उसका समाधान यही है कि अभी भी ये सिर्फ अगर न्यूज की सुर्खियां नहीं बनाना चाहती सरकार, वो चाहती है कि एसटी कम्युनिटी को हम आगे बढ़ाएं, हम्म। तो कंपलसरी करे ना एजी ऑफिस में उनकी ट्रेनिंग के लिए। एजी हम्म। ऑफिस में आप उठा के देख लीजिए आंकड़ा, एडवोकेट जनरल ऑफिस में कितने जूनियर एडवोकेट काम कर रहे हैं एसटी कैटेगरी के। अच्छा बताइए, जब तक कोई, ये ठीक उसी प्रकार है साहब, जैसे आप एमबीबीएस करते हैं, आपने कभी इंजेक्शन लगाने की प्रैक्टिस किया नहीं, हम्म। आप कैसे डॉक्टर बन पाएंगे? आपने कभी हाथ में सीजर लिया नहीं, आप कैसे डॉक्टर बन पाएंगे? जी। उसी प्रकार से है कानून की डिग्री। आप जी। कानून पता नहीं हाउ टू अपियर बिफोर द कोर्ट, हाउ टू स्पीक बिफोर द कोर्ट, हाउ टू आर्ग्यू विद मैटर, आपको कुछ पता ही नहीं है, आप बताइए लॉ की डिग्री आपके लिए बेकार है। और तीसरी चीज, मध्य प्रदेश की खुद के चाहे सरकारी कॉलेज हो या प्राइवेट कॉलेज हो, हम्म। अगर आप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज को छोड़ दीजिए, तो मध्य प्रदेश में 1% भी ऐसे संस्थान नहीं है जिनकी क्लासेस रेगुलर लगती हो। हम्म। ये आप जानते हैं इस बात को, फैकल्टी नहीं इनके पास। जब फैकल्टी तो बस किसी प्रकार से ये लोग लॉ की डिग्री पूरी करते हैं, और लॉ की डिग्री पूरी करने के बाद आगे बढ़ते हैं। अब जी। जिसके पास संसाधन है, वो कहीं एमपी नगर, कहीं कोई इंदौर, कहीं दिल्ली जाके कोचिंग कर लिया, वो कोचिंग कर लिया, वो आपने बढ़ गया। एसटी के पास जिस पास खाने के पैसे नहीं है, आप बताइए साहब वो कैसे 1.5 लाख 2 लाख की कोचिंग करेगा? लेकिन सरकार कर सकती है, सरकार जी। इनको दिलवा सकती है। फिर से एक बार और एग्जाम पे ही आते हैं। कांग्रेस कह रही है कि जो आरक्षित वर्ग है इसके लिए दोबारा परीक्षा की जाए, तो उसकी जो मांग है उसमें कितना दम है, क्या ऐसा हो सकता है? दोबारा परीक्षा करने पर क्या है कि जो दूसरे वर्ग जो सेलेक्ट हुए हैं, हम्म। उनके साथ तो गलत बात है ना भाई। हम्म। आप दोबारा परीक्षा करने के बाद क्या गारंटी कांग्रेस देती है कि लोग पास हो जाएंगे? हम्म। मतलब ये तो, मतलब ये हो गया ना कि बस सुर्खियों में बने रहने के लिए कुछ भी। देखिए, मैं ऐसा नहीं कि मैं सरकार को पक्ष, सरकार को भी मैं कह रहा हूं यहाँ पर कि अगर ये जो सीट है इनके लिए, तो आप इनकी बेहतर ट्रेनिंग करवा दीजिए ना, हम्म। आप ट्रेनिंग करके एग्जाम करवाइए। हम्म। सिर्फ एग्जाम से क्या, फिर से यही आएंगे, फिर से वही नहीं डिस्क्वालीफाई कर पाएंगे, फिर क्या करेंगे आप इसमें? क्योंकि एक स्टैंडर्ड है सिविल जज का। आज जी। मैं बता दूं, लोगों को लगता है कि सिविल जज जो है, अरे थोड़ी मोड़ी एग्जाम, ऐसा नहीं है। सिविल जज आप दो प्रकार, एक सिविल जज एंट्री लेवल आपका होता है सेकंड ग्रेड से, फिर आप फर्स्ट क्लास में जाते हैं, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट बनते हैं। फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के पास आपको बात बता दूं, बहुत पावर होती है, बड़े बड़े ऑफिसर तक कोई पनिशमेंट करते हैं, कलेक्टर तक की डिग्रियों की चीजों को रद्द कर देते हैं, इनके पास बड़ी पावर होती है। और ये पावर तभी आती है जब उनके पास इस एग्जाम को पास करके और प्रॉपर मेहनत करने का एक जुनून हो, और एक उतना उनके अंदर ग्रेविटी होनी चाहिए। और देखिए हम्म। साहब, आसो साहब, ग्रेविटी तभी हो सकती है जब अंदर ट्रेनिंग होगी, जब उस चीज का नॉलेज होगा। जी। बेसिक कानून ही अगर हमें नहीं पता, और कैसे डील करना है वो नहीं पता, तो ठीक है, दिक्कत हो सकती है। हम आईपीसी पढ़ते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में जब आईपीसी लागू होती है, तो उसका एक अलग चीज चला जाता है, उत्तर प्रदेश में अलग चला जाता है। मानते नहीं मानते आप? हाँ। देखिए, कानून एक ही है, लेकिन जी। हमें समय परिस्थिति के अनुसार भी इस चीज को बहुत अच्छे से समझना पड़ता है कि कहाँ पर किस प्रकार की चीजों को प्रोसीडिंग जरूरी है, और कहाँ पर कौन सी चीजों की जरूरी नहीं है। वही जी। आपके पास एक बेहतर ट्रेनिंग हो। आखिरी सवाल है, चूंकि आप बेरोजगार संघ के अध्यक्ष भी हैं, तो जो मध्य प्रदेश सरकार जो वादे कर रही है नौकरियों को लेकर के कि 2.5 लाख नौकरी दे देंगे, 5 लाख नौकरी दे देंगे, तो क्या आप उनके वादों से इत्तेफाक रखते हैं? क्या आपको भरोसा है कि सरकार इतनी सरकारी नौकरियां दे देंगी? क्या युवा खुश हैं? मुझे पूरा भरोसा है कि सरकार अपना वादा पूरा नहीं करेगी, जी। 100%। हम्म। आप मैं भी यहाँ हूँ और आप भी यहीं हैं। आज की डेट लिख लीजिए और अगले डेट उठ लीजिए, 2 लाख छोड़िए, 50,000 भर्ती करके दिखा दें, वही बड़ी बात है हम्म। साहब। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको बता दूं, अभी हम्म। शिक्षक भर्ती वर्ग 2
और 3 का एग्जाम हुआ है, ठीक है। इनकी पात्रता हुई थी, याद करिए, 2023 में, ठीक है। चयन का हुआ क्या, आया 2024 में। रिजल्ट अभी आ रहा 25 में। काउंसलिंग शुरू होगी और होते होते अपॉइंटमेंट देंगे कितने में, 2026 में। अब पद कितने हैं, कुल मुश्किल से 15,000। अब बताइए, 15,000 पोस्ट भरने में आपको 4 साल लग जाते हैं, और यू आर मेकिंग द अनाउंसमेंट टू फुलफिल द 2.5 लाख 2 लाख रिक्रूटमेंट। तो ये हमें इतना पता है कि, और पूरे युवाओं को भरोसा है कि सरकार अपने वादे पे नहीं खरी उतरेगी। ये सिर्फ एक जुमला था, जुमला है और जुमला रहेगा। और दूसरी चीज, अभी मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर का अगर आपने देखा होगा आंकड़ा, उम्मीद थी ईएसबी को कि 5 लाख से 7 लाख फॉर्म आएगा, क्योंकि 7 साल बाद भर्ती आई है। आप मानेंगे कितने फॉर्म आए, 1.5 लाख ओनली। वो भी 1.5 लाख आए हैं तो एग्जाम देने में मुश्किल से लाख लोग पहुंचेंगे। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट खत्म हो गया है। कई प्रकार की चीजों ने, हर्डल्स जिस प्रकार की चीजें डाला इन्होंने, रिजल्ट में लेटर प्रीति करना, आरक्षण के मुद्दे को जबरदस्ती फंसाना। सरकार चाहे कुछ भी कर सकती है, जब अपने पर आती है ना, तो सरकार 6 महीने छोड़िए, 2 महीने में सारे काम चीज कर लेती है। अभी जनप्रतिनिधि अधिनियम कानून कोई बन जाए, कोई दिक्कत आ जाए, किसी विधायक के चुनाव की बात आ जाए, देखिए कैसे फटाफट चीजें हो जाएंगी। तो ये तमाम चीजें होती है ना सर, संवेदनशीलता से। सरकार कभी संवेदनशील रही ही नहीं युवाओं के लिए। सरकार सिर्फ एक ही चीज से, जो है इस समय जो चल रहा है आजकल, कुर्सी का खेल है कि जो कुर्सी पर बना रहे। अच्छा, आप, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके द्वारा दर्शकों से भी, या आपके युवा ज्यादा एमपी तक को मानते फॉलो करते लोग, आपने पिछली बार कब शिक्षा मंत्री को भाषण देते सुना है था कि हम बच्चों को बेहतरी के लिए कुछ अच्छा करेंगे? अपने वन मंत्री के लिए कब हमने सुना? हमारे यहाँ तो गृह मंत्री है ही नहीं। वो क्या बताएंगे कि सुशासन क्या है और किस प्रकार से बताइए, कब हमने सुना था? कभी हमने सुना? मतलब अब कान तरस गए हैं। 2 चीज टेप बजता रहता है, फलाने जी ये कर रहे हैं, फलाने जी वो कर रहे हैं, माननीय जी कर रहे हैं, उसको अलग कुछ नहीं चलता। और सवाल कोई पूछ ले, गनीमत है। तो सब ऐसी चीजें हैं, और इसको सुधार हो सकता है। इसका सुधार इस देश का युवा ही करेगा। अभी आप देख रहे हैं जेन जेड, जिस प्रकार से जहां जहां शुरू हो रहा है ये आंदोलन, तमाम चीजें, वहां की सरकारें सुधरती जा रही हैं। अभी मैक्सिको में आप देख ही रहे होंगे आप लोग कि किस प्रकार से सरकारें तुरंत अपने उसमें आ गई है। बांग्लादेश के बाद तो चलिए अलग बात है, नेपाल की बात करिए, नेपाल में तुरंत युवाओं की पॉलिसी शुरू हो गई। तो कहीं ऐसा ना हो कि ये लास्ट में इसको फिर एक झंझट, एक नया आंदोलन शुरू करना पड़े इसको। पर ये करेगा, युवा करेगा, क्योंकि जब खाने को घर में कुछ दाने नहीं होंगे तो रोड पे निकलना लाजमी होता है, और निकलना भी चाहिए। जी, ठीक है। तो ये थे हमारे साथ, एक मिनट की, तो ये थे हमारे साथ दिनेश चौहान जी। दिनेश चौहान जी हाई कोर्ट के लॉयर हैं, इसके अलावा मध्य प्रदेश बेरोजगार संघ के अध्यक्ष भी हैं। एमपी तक से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी। थैंक यू सर।